हेलो दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे के महत्वपूर्ण प्रश्न अध्ययन करने वाले हैं जो रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, आज हम ध्वनि तरंग से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं प्रथम सवाल से। शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है? तो कौन है दोस्तों? यह लगभग 130 डेसिबल के ऊपर का शोर कान में दर्द और क्षति का कारण होता है। अगला प्रश्न, जल की बूंदों से डायस होकर इंद्रधनुष बनाता है। तो इंद्रधनुष प्रकाश का प्रतिबिंब एवं अपवर्तन से होकर बनाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? तो ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव ओजोन क्षय नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? ध्वनि तरंगे डायस तरंगे होती है। तो यह विद्युतीय चुंबकीय तरंगे होती हैं। अगला प्रश्न, ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस पर ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होती है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सोनार का पूरा नाम क्या है? तो सोनार का पूरा नाम साउंड नेविगेशन एंड रैचिंग है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती है? तो ध्वनि निर्वात से नहीं गुजर सकती है। अगला प्रश्न, ध्वनि की दृढ़ता जो दोहराए प्रतिबिंब का परिमाण होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे प्रतिध्वनि कहा जाता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है? तो इसमें 0.1 सेकेंड तक कायम रहती है। लगातार या एकाधिक डायस के कारण प्रतिध्वनियों का एक से अधिक बार सुना जा सकता है। तो क्या है दोस्तों? यह है परावर्तन। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, ध्वनि की पिच इसकी किस चीज पर निर्भर करती है? तो यह आवृत्ति पर निर्भर करती है। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? तो किस माध्यम में? तरल माध्यम में। अगला प्रश्न, किसी विस्फोटक के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें डायस होती है। तो कैसी होती है दोस्तों? यह स्थिर होती है। ऑप्शन बी। ध्वनि के प्रसार के दौरान माध्यमों में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो यह संपीड़न कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रतिध्वनि डायस के कारण सुनाई देती है। तो यह ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनाई देती है। अगला प्रश्न, डायस अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करके गेम खेलते हैं। तो यह क्या है दोस्तों? चूहे अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करके गेम खेलते हैं। डायस में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। तो किसमें ध्वनि गति सबसे तेज होती है दोस्तों? वह है स्टील में। दिए गए एक तापमान पर ध्वनि की गति डायस में अधिकतम होती है। तो ध्वनि की गति किसमें अधिकतम होती है? एल्युमिनियम में अधिकतम होती है। अगला प्रश्न, यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति भी बढ़ती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? तो कौन है दोस्तों?
ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती है, लेकिन प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, 25 सेंटीग्रेड वाले किसी माध्यम में ध्वनि की गति परिवर्तित हो जाती है। इस कथन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है दोस्तों? ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की गति 316 मीटर प्रति मिनट होती है और आशुतोष जल में ध्वनि की गति 1498 मीटर प्रति मिनट होती है। तो कौन सही है दोस्तों? इसमें न तो एक सही है और न ही दो। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, 25 सेंटीग्रेड पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य या असत्य है? तो कौन है? ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। यह गलत है। दूसरा कथन है जल में ध्वनि की चाल 1498 किलोमीटर होती है। ये भी गलत है। न तो एक सही है और न ही दो सही है। ऑप्शन डी। 25 सेंटीग्रेड के भिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो सही कथन कौन है दोस्तों? ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर प्रति सेकेंड होती है। आशुतोष जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर प्रति सेकेंड होती है। एक और दो दोनों सत्य है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को डायस कहा जाता है। उसे अपश्रव्य कहा जाता है। अगला प्रश्न, ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर प्रति सेकेंड है और ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेगी? तो यह 10 सेकेंड का समय लेगी। अगला प्रश्न, डायस तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करता है। तो कौन सी तरंगे दोस्तों? पराश्रव्य तरंगे। अगला प्रश्न, मनुष्य की आवाज़ की ध्वनि डायस के द्वारा वोकल कॉर्ड से उत्पादित होती है। तो यह कंपन के द्वारा वोकल कॉर्ड से उत्पादित होती है। अगला प्रश्न, डायस ध्वनि तरंगे की विशेषता नहीं है। कौन है जो ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? हर्ट्ज। अगला प्रश्न, जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसे डायस चाल पर यात्रा करना कहा जाता है। तो यह पराध्वनिक। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, ध्वनि तरंग के तरंगदैर्घ्य की गणना करें जिसमें आवृत्ति 200 हर्ट्ज है और किसी दिए गए माध्यम में उसकी गति 400 मीटर प्रति सेकेंड है। तो कौन है दोस्तों? 2 मीटर है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, ध्वनि डायस के कारण उत्पन्न होती है। तो यह कंपन के कारण उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है? तो कौन है? ध्वनि। एक ध्वनि तरंग जब किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो इसका डायस में अपरिवर्तित रहता है। तो यह आवृत्ति इसका अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ध्वनि की नहीं है? तो कौन है दोस्तों जो ध्वनि की विशेषता नहीं है? कंपन। एक ध्वनि स्रोत 600 हर्ट्ज की तरंग भेजता है। यह 3 मीटर की तरंगदैर्घ्य पर पैदा करता है। इस प्रश्न में ध्वनि तरंग की गति डैश है। तो ध्वनि तरंग की गति 800 मीटर प्रति सेकेंड है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, ध्वनि का प्रसार डैश में अधिकतम होता है। तो यह ठोस में अधिकतम होता है। ध्वनि डैश में संचरण कर सकती है। तो ध्वनि सभी विकल्पों में अर्थात केवल द्रव्य पदार्थ, केवल ठोस पदार्थ, केवल गैस में
सभी में संचरण कर सकती है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, एक ध्वनि तरंग की गति 340 मीटर प्रति सेकेंड है। यदि इसका तरंगदैर्घ्य 2 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति क्या है? तो तरंग की आवृत्ति 17,000 हर्ट्ज है। अगला प्रश्न, विभिन्न माध्यमों में 25 सेंटीग्रेड पर ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो कौन से कथन सत्य है दोस्तों? एल्युमिनियम में ध्वनि की गति 6420 मीटर प्रति सेकेंड होती है, यह सत्य है। निकेल में ध्वनि की गति 6240 मीटर प्रति सेकेंड है, यह भी सत्य है। 1 और 2 दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न, विभिन्न माध्यमों में 25 सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से विधान सत्य हैं? तो इसमें सत्य विधान कौन है दोस्तों, बताइएगा। एल्युमिनियम में ध्वनि की गति 6220 मीटर प्रति सेकेंड है, जो यह कथन गलत है। और निकेल में ध्वनि की गति 6240 मीटर है, यह सत्य है। कथन केवल 2 ही सत्य है, ऑप्शन बी। ध्वनि हवा के माध्यम में चलती और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें डैश प्रदान करती है, तो यह ध्वनि का संवेदन प्रदान करती है। अगला प्रश्न, एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति डैश से अधिक होती है, तो यह 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ध्वनि उत्पन्न होती है, तो ध्वनि वस्तुओं में कंपन होने पर उत्पन्न होती है, ऑप्शन बी। समुद्री जल में ध्वनि की गति डैश होती है, तो समुद्री जल में ध्वनि गति 1531 मीटर प्रति सेकेंड होती है। आंतरिक कान में अंदर दाब विभिन्नता किसके द्वारा विद्युत संकेतों में बदल जाती है? तो यह कणवर्ता में बदल जाती है। प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किससे ढका जाता है? तो यह फाइबर बोर्ड से ढका जाता है। अगला प्रश्न, मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग डैश तक होती है, तो इनकी श्रव्य सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। अगला प्रश्न, कोई ध्वनि जब कम से कम 17 मीटर की दूरी पर परावर्तित होती है तो डैश होता है, तो प्रतिध्वनि होता है। वह पदार्थ या द्रव्य जिससे होकर ध्वनि संचारित होती है उसे डैश कहा जाता है, उसे माध्यम कहा जाता है। मानवों में डैश के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है, तो मानवों में स्वर रज्जु के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हवा में ध्वनि तरंग डैश होती है, तो इसमें अनुदैर्घ्य होती है। उस वस्तु को क्या कहा जाता है जिसके माध्यम से ध्वनि प्रेषित की जाती है? तो यह क्या है? माध्यम है। डैश वह द्रव्य पदार्थ है जिसके माध्यम से ध्वनि संचारित होती है, तो कौन सा है दोस्तों? यह परिवेश है। निम्नलिखित में से कौन सा इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है? तो इमारतों का नुकसान सुपरसोनिक विमान से उत्पन्न आघात तरंगे, ऑप्शन सी। किसी धातु ब्लॉक में मौजूद अदृश्य दरार या छिद्र पता लगाने के लिए उसके अंदर भेजी जाने वाली अल्ट्रासोनिक तरंगें डैश का उपयोग करके प्राप्त की जाती है, तो यह संचारित तरंगों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त सूचक, ऑप्शन बी। कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? तो यह कौन है? माइक्रोफोन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है? तो कौन है? आयाम। ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? तो यह वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल पर निर्भर करता है, ऑप्शन बी।
मानव कान के किस भाग से प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है? तो यह कर्णपटही झिल्ली। ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? तो यह प्रतिध्वनि कहलाती है। ऑप्शन बी। एक व्यक्ति ने एक चट्टान के पास ताली बजाई और 4 सेकंड के बाद प्रतिध्वनि सुनाई दी। ध्वनि की चाल 344 मीटर प्रति सेकंड होने पर व्यक्ति से चट्टान की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चट्टान की दूरी 688 मीटर है। समुद्र की गहराई निर्धारित करने, पानी के नीचे पहाड़ियों, घाटियों, पनडुब्बियों और हिमशैली आदि का पता लगाने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें सोनार तकनीकी का प्रयोग करते हैं। एक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनियों के बीच कितने न्यूनतम समय अंतराल की आवश्यकता होती है? तो इसमें 0.1 सेकेंड समय अंतराल की आवश्यकता होती है। मानव कान के किस भाग में ध्वनि का 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धक होता है? तो यह कौन है? मध्य कान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हर्ट्ज के बराबर है? तो हर्ट्ज के बराबर में प्रति सेकेंड है। जब भी शोर का स्तर शोर के मानक जोखिम से अधिक हो जाता है तो डायस सुरक्षा पहनी जानी चाहिए। तो इसमें श्रवण सुरक्षा पहनी जानी चाहिए। सोनार का विस्तार क्या है? तो सोनार का विस्तार ध्वनि, नेविगेशन और रेजिन है। ऑप्शन सी। मनुष्य का कान डायस की आकृति से अधिक की ध्वनियाँ सुन नहीं सकता है। तो कितनी? 20 किलो हर्ट्ज। माध्यम के तापमानों को बढ़ाने पर ध्वनि की गति डायस की जाती है। तो इसमें ध्वनि की गति बढ़ जाती है। ऑप्शन डी। दोलन की घटना में प्रति सेकेंड दोलनों की संख्या को डायस कहा जाता है, उसे आवृत्ति कहा जाता है। अनुमान की अवधारणा क्या दर्शाती है? तो अनुमान की अवधारणा आस्क्वित दर्शाती है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती है? तो ध्वनि निर्वात में नहीं जा सकती है। अगला प्रश्न, एक सभागार में ध्वनि का सतत्व ध्वनि के परावर्तन की पुनरावृत्ति का परिमाण है और इसे डायस कहा जाता है। तो इसे अनुरण कहा जाता है। ऑप्शन बी। किसी अन्य कमरे से बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि के तरंगों के डायस के कारण सुनाई देती है। तो यह विवर्तन के कारण सुनाई देती है। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रक का उपयोग किया जाता है? तो इसमें डेसिबल मात्रक का उपयोग किया जाता है। संचार के लिए हाथी 103 डेसिबल तक की तीव्रता का शोर उत्पन्न कर सकता है, लेकिन वे प्रायः निम्न आवृत्ति वाली ध्वनि का उपयोग करते हैं, जिनमें से कुछ भूमि से होकर गुजरती है। ये ध्वनियाँ क्या कहलाती है? तो ये ध्वनियाँ अवध्वनिक कहलाती है। ऑप्शन बी। इनमें से कौन सी तरंगें मनुष्य के लिए श्रव्य होती है? तो कौन है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति रेंज वाली। ऑप्शन सी। हवा में ध्वनि की चाल कितनी है? तो हवा में ध्वनि की चाल 343 मीटर प्रति सेकेंड है। उस पुनरावर्ती परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है? तो वह क्या है दोस्तों? वह प्रतिध्वनि है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, ध्वनि की वह न्यूनतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य द्वारा सुनी नहीं जा सकती है? तो वह है 20 हर्ट्ज। आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर स्तर क्या है? तो इसका मानक शोर स्तर 45 डेसिबल है। ध्वनि डायस का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करता है। तो यह यांत्रिक ऊर्जा है। ऑप्शन ए। ध्वनि की प्रबलता डायस में मापी जा सकती है। तो ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में मापी जा सकती है। 25 सेंटीग्रेड पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है?
तो कौन से कथन सही है दोस्तों? जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है, भी सत्य है। हवा में ध्वनि की चाल 346 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, यह कथन गलत है, अर्थात केवल ए ही सत्य है, ऑप्शन बी। ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यमों में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र डायस कहलाता है, तो यह संपीड़न कहलाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होता है? तो ध्वनि का वेग सबसे कम वायु में होता है। अगला प्रश्न, यदि ध्वनि तरंग का वेग 5200 मीटर प्रति सेकंड और आवृत्ति 1000 हर्ट्ज हो तो इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी? तो इसकी तरंगदैर्घ्य 5.2 मीटर होगी। ध्वनि को एक ऐसे माध्यम से प्रेषित किया जाता है जिसमें अणु हो जो कंपन होते हैं, ऑप्शन ए। जब एक मूल ध्वनि का प्रतिबाधा द्वारा परिवर्तित होकर हमारे कानों तक पहुंचती है तो प्रतिध्वनि कितने समय के बाद सुनाई देती है? तो यह 0.1 सेकंड के बाद सुनाई देती है। निम्नलिखित में से अल्ट्रासोनिग्राफी उपयोग क्या है? तो अल्ट्रासोनिग्राफी उपयोग क्या है दोस्तों? इसका उपयोग मां के गर्भ के अंदर भ्रूण के विकास की देख रेख के लिए किया जाता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, उस ध्वनि तरंग का तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें जिसकी प्रदत्त माध्यम में आवृत्ति 800 हर्ट्ज और गति 420 मीटर प्रति सेकेंड है, तो वह 525 मीटर है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस ध्वनि तरंग में तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होती है? तो किसमें होती है? 100 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग में, ऑप्शन ए। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति रेंज क्या है जो मानव कान नहीं सुन सकते हैं? तो कितनी है? लगभग 40 हर्ट्ज से 40,000 हर्ट्ज, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा संगीत नोट्स की एक दूसरे से अलग नहीं करता है? तो कौन है? आवृत्ति। अगला प्रश्न, एक स्रोत 10 श्रृंगी एवं 10 गत 0.1 सेकेंड में उत्पादित करता है, तरंग द्वारा उत्पादित आवृत्ति क्या होगा? तो इसकी आवृत्ति 100 हर्ट्ज होगी। एक माध्यम में एक ध्वनि का तरंगदैर्घ्य कितना है जिसकी आवृत्ति 840 हर्ट्ज और गति 380 मीटर प्रति सेकेंड है? तो उस ध्वनि का तरंगदैर्घ्य कितना है दोस्तों? 0.45 मीटर है। 500 हर्ट्ज आवृत्ति का स्रोत 0.4 मीटर तरंगदैर्घ्य की तरंगे उत्सर्जित करता है। तरंगे को 600 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? इसमें 3 सेकेंड का समय लगेगा। एक ध्वनि स्रोत आवृत्ति 400 हर्ट्ज और तरंगदैर्घ्य 2.5 मीटर तरंगे भेजता है, तो ध्वनि तरंगों का वेग क्या? इसका वेग होगा 1000 मीटर प्रति सेकेंड। जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण डैश हैं, तो हवा के कण तरंग प्रसार की दिशा में उत्पन्न करते हैं, ऑप्शन डी। हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना है? तो हवा में ध्वनि का वेग लगभग 332 मीटर प्रति सेकेंड है। प्रवर्धक का उद्देश्य क्या है? तो प्रवर्धक का उद्देश्य है आगत संकेतों की शक्ति या धारा वोल्टेज को बढ़ाना, ऑप्शन ए। एक त्रिविमीय ध्वनि तंत्र के लिए डैश आवश्यक है, तो यह क्या आवश्यक है? ऊपर के शब्द। 20 हर्ट्ज की आवृत्ति के लिए समय अवधि होगी, तो इसकी समय अवधि 0.005 सेकेंड होगी। अगला प्रश्न, एक आदर्श प्रवर्धक में क्या होते हैं? ऊपर का कोई नहीं, ऑप्शन डी। 20 डेसिबल शोर स्तर 1 डेसिबल शोर स्तर की तुलना में कितने गुना अधिक शक्तिशाली है? तो यह 100 गुना अधिक शक्तिशाली है।
आवाज़ की एक तरंग अवलोकन के एक बिंदु से गुजरती है। इस बिंदु पर उसके दो शीशों के बीच समय अंतराल 0.02 सेकेंड का है। तरंग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो इसमें आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, यह कथन सत्य है। आवृत्ति मॉड्यूलेशन का आयाम, मॉड्यूलेशन का मुख्य लाभ है कि शोर का खात्मा होना। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो कौन है दोस्तों जो वेब ब्राउज़र नहीं है? वह है www। अगला प्रश्न, एक ध्वनि तरंग के लिए आयाम है, तो इसके लिए आयाम क्या है दोस्तों? एक शीर्ष और गर्त के बीच की अधिक ऊंचाई का अंतर। ऑप्शन डी। अवकालिक अत्यंत तेज शोर के संपर्क में आने पर अचानक अस्थायी कण क्षति हो जाने की स्थिति को क्या कहते हैं? इसे ध्वनिक आघात कहते हैं। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, एक स्कूल के विज्ञान की प्रयोगशाला में आवाज़ की तरंगें उत्पन्न करने के लिए राधा एफ आवृत्ति वाले स्रोत ए का उपयोग करती है और मीरा दूसरे स्रोत बी का उपयोग करती है। इसमें 2f आवृत्ति उत्पन्न होती है। माना कि लैम्डा बी बटा लैम्डा ए है, तो ये कितना होगा? इसका आंसर 0.5 होगा। अगला प्रश्न, डेसिबल इकाई है, तो डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अगर आपके इस वीडियो को PDF लेने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए।